नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृति या सांस्कृतिक मूल्य किसी भी समाज और किसी भी देश की प्रगति और उसके विकास का परिचायक होता है। संस्कृतियाँ हमारी, जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ यहाँ मौजूद हैं और पूरा देश या पूरे देश की संस्कृतियाँ हमारे प्रगति के मार्ग में दिखाई पड़ती हैं। जो भी अभी तक यात्रा तय की गई है उनमें उनकी झलक मिलती है। इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि कैसे संस्कृतियाँ हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं और कैसे सामाजिक एकता को बढ़ावा देती हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित वी.एस. सुब्रमण्यम मणि जी। तो मणि जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स थे मेरे कि संस्कृतियाँ किसी भी देश और समाज के विकास में का परिचय देती हैं, तो ये किस तरह से परिचायक है, किस तरह से दर्शाती हैं कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से हमारे समाज में एकता रही, जिसकी वजह से हम विकसित होने के कगार रास्ते पर चल पड़े। आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारत में जो भारतवर्ष है वह एक पुण्य भूमि है। यहाँ अनेक अवतार हुए हैं, अनेक संतों का यहाँ अवतार हुआ है और हम भिन्न भिन्न भाषाओं के होते हुए भी हमारे मूल में सांस्कृतिक और सांस्कृतिक एकता है, जिसके वजह से भारत की पहचान पूरे विश्व में जानी जाती है। हमारे यहाँ जो हम तीज त्यौहार जो मनाते हैं उसमें सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। उसमें धर्म के आचरण के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के साथ अनेकों बात इस प्रसंग में किए जाते हैं। मतलब सामुदायिक यह एक सामुदायिक एकता को दर्शाता है जी। और वह जो है कि वो गांव वाले हों या शहर वाले हों, उस सब में जो है एक राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और धर्म के आचरण का बोध होता है। और कोई भी समाज अगर एकजुट रहता है तभी वो प्रगति कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि संस्कृति संस्कार, सुधार, परिष्कार और शुद्धि का जरिया है। तो ये जो चार तत्व हैं संस्कृति के, ये समाज में किस तरह से लोगों को एकजुट रखने में कारगर होते हैं? देखिए, शुरू से ही हमारे यहाँ परिवार का एक परिवेश रहा है जी। हमारे यहाँ ये जो संस्कार हैं, जो दया, क्षमा, दान, उपकार आदि का जो भी एक रहा है, ये हमें जो है कि विरासत में हमारे दादा के द्वारा, दादी के द्वारा, पूर्वजों से मिला हुआ ये है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये अनादिकाल से ये संस्कार जो है कि हम में समाहित है और हम उसी के बल पर जो है कि इस देश की प्रगति के लिए और इस राष्ट्र के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि समाज समय समय पर अपना परिष्कार करता है, सुधार करता है। तो जो सांस्कृतिक बिंब हैं, प्रतीक हैं और उनमें जो निहित मूल्य हैं वह लगातार परिवर्तनशील होते हैं और समय और मांग के अनुरूप हम उनमें सुधार करते हैं, परिष्कार करते हैं। तो ये किस तरह से होता है? इसका हम ये कह सकते हैं कि समय माने परिवर्तन तो आवश्यक है जी, लेकिन हम अपने मूल सिद्धांत पर अड़े रहना है और हम उसको जो है कि आचरण में लाना है और हम उसी आचरण के बल पर समय समय पर परिवर्तन होने पर भी जो हमारी जो भारतीय जो सनातन की जो मूल धारा है हम उसको अक्षुण्ण रखने में सक्षम हो पाए जी। नहीं, जैसे एक तत्व या तथ्य ये भी है कि भारत एक बहुभाषी
बहुसांस्कृतिक, बहुजाति, बहुधार्मिक देश है। यहाँ के लोग विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था रखते हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जीते हैं। तो ये जो आवागमन होता है लोगों का, जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, ये किस तरह से सांस्कृतिक मूल्यों को एक्सचेंज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे के प्रति एक आदर का भाव जगाते हैं। देखिए, इस विषय में जैसा कि दक्षिण में रामेश्वरम है जी, और उत्तर में हिमालय में गंगोत्री है जी, तो जो दक्षिण प्रदेश का जो वासी होता है वह रामेश्वरम में जो धनुषकोटी नामक जो तीर्थ है वहाँ से बालू का संग्रह करता है और उसको ला करके प्रयाग में उसका निक्षेपण करता है। उसी तरह जो हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं वो गंगोत्री जाते हैं, गंगोत्री से जो है कि जल लेकर के रामेश्वरम में रामनाथ भगवान को चढ़ाते हैं। और उसी तरह जो हमारे जो प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या गुवाहाटी में है, वहाँ से लोग जो हैं कि निकल करके गुजरात में सोमनाथ का दर्शन करते हैं और सोमनाथ के लोग जो हैं कि कामाख्या सिद्धपीठ का दर्शन करते हैं। ये हमारे देश की एक अखंडता का एक प्रतीक है और इसी के आधार पर सदियों से हमारा देश जो है अखंड रहा है। और यह मूल्यों का इनके आचरण पर, इनके मूल्यों का समय समय पर ह्रास होता रहता है, लेकिन वह पुनः कुछ नई चीजें आ जाती हैं, नए चीज़ों के साथ वह पुनः स्थापित हो जाता है, रूप में। हाँ, जिसका आज का हम प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या को हम देख सकते हैं, जो पूरे भारत से जो है कि लोग एक आस्था के रूप में, आस्था के साथ आकर के भगवान का दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मतलब आध्यात्मिक मूल्य जो लोगों के हैं, हाँ, वो अभी सामाजिक एकता में बहुत कार्यरत है। अच्छा, कुछ चाहते जैसे लोक पर्व होते हैं, हाँ, जहाँ सामूहिक तौर पर लोग मनाते हैं, जैसे अभी कुंभ लगेगा या आपके यहाँ साउथ में पुष्करालू होता है, ओणम होता है, इस तरह के जो पर्व होते हैं जहाँ सामूहिक पार्टिसिपेशन होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, समुदाय के लोग एकजुट होते हैं, इसके पीछे क्या मूल्य है, क्या संदेश छिपा होता है और ये किस तरह से सामाजिक एकता को मजबूत बनाते हैं? जहाँ तक पुष्कर का संबंध है जी, प्रतिवर्ष प्रति नदी में वो पुष्कर स्नान का महात्म्य है जी। और जो है कि अलग अलग मास में जो है कि वो पुष्कर मेला का आयोजन होता है। जैसे ज्योतिष गणना के अनुसार जो है चैत्र मास में जो है कि गंगा पुष्कर का होता है, फिर उसी क्रम में जो है कि अन्य नदियों का पूरे वर्ष में चैत्र से प्रारंभ होकर के फाल्गुन तक के माह में वो होता रहता है हर वर्ष। तो वो 12 वर्ष में वो पूर्णता को प्राप्त करता है। उसी तरह हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो कुंभ मेला का आयोजन है वह जो है इन सब के पीछे पर्यावरण की सुरक्षा और दान करने की एक मतलब उपासना, जरूरतमंदों को देने का एक अभ्यास के रूप में इसको देखते हैं। और कुंभ का भी जो आयोजन होता है कि ये मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उससे प्रारंभ हो करके महाशिवरात्रि तक का ये आयोजन होता है और हर 12 वर्ष में जो है कि महाकुंभ और हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये इससे भी जो है हमारे धार्मिक चेतना के साथ साथ राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय लोगों में होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ होते हैं, जी, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, उनकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, जीवन मूल्य, जीवन शैली से रूबरू होते हैं और उसको अपनाते भी हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू है हमारे धार्मिक आयोजन का या लोक आयोजन का, वह
समाज को एकजुट रख पाता है। जो ये लोक आयोजन इस प्रकार के होते हैं जी ये समाज में एक धार्मिक चेतना के साथ साथ जी एक एकता का बोध करता है और लोग इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसीलिए बिना किसी के बुलावे पर उस तिथि में लोगों का करोड़ों की संख्या में उस स्थान पर आना जाना होता है और उस कार्य को वो संपन्न करते हैं। और संभवतः यही कारण है कि तमाम दबावों के बावजूद भारत आज भी एकजुट है। यहाँ एकता है लोगों में, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है और उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी सांस्कृतिक परंपरा हमें बाध्य करती है। जी, जैसा कि सांस्कृतिक परंपरा की बात है तो सांस्कृतिक परंपरा हर जगह का अलग हो सकता है जी, लेकिन सभी के भाव में एक है, मूल एक ही है। मूल एक है। वो चाहे वो जो है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का उत्सव हो जी, या जो है कि फाल्गुन का होली का त्यौहार हो, सभी चाहे ओणम हो, चाहे पोंगल हो या पोंगल हो, सभी में जो है जी कि एक राष्ट्रीय एकता की भावना होती है। हाँ, और यही कारण है कि लोग उससे जुड़ते हैं और चेतन मन से ही सही जी जी शायद इसीलिए जुड़ते हैं। अच्छा मणि जी, अभी जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो सामुदायिक पर्व होते हैं जहाँ लोगों की भागीदारी होती है, तो दक्षिण और उत्तर में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं है लेकिन आवरण का फर्क तो होगा थोड़ा। जो है कि समय का फर्क हो सकता है, पहनावे का फर्क हो सकता है, खान पान का फर्क हो सकता है। जैसे विशेष आयोजनों में दक्षिण में चावल की अधिकता है तो चावल से संबंधित व्यंजन बनते हैं, घर में अल्पना बनाते हैं और फिर उसके बाद नूतन वस्त्र वहाँ की परंपरा अनुसार धारण करते हैं। उत्तर भारत में उसी तरह यहाँ दूध का, गेहूं का, ये सब का ज़्यादा प्रचलन है तो दीपावली में ज़्यादा से ज़्यादा मिष्ठान तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं दीपावली होली में। और यहाँ के ऋतु के अनुसार यहाँ का पहनावा लोग पहनते हैं और सभी के भाव में जो है कि वो राम हो या कृष्ण हो, सभी के लिए, दोनों जगह के लिए आराध्य हैं और यह देश जो है राम कृष्ण से ही इनकी पहचान है। मतलब खान पान वेशभूषा भले ही भिन्न हो लेकिन आत्मा एक है, आत्मा एक, दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक लेकर के। और शायद यही कारण है कि हमारा जो समाज है उसमें एक वाइब्रेंसी है, वाइब्रेंट समाज है और वो बदलावों को स्वीकार भी करता है और नई चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या ये बदलाव आप देख रहे हैं, कितना बदलाव इस समय इस दौर में कितनी तेजी से हो रहा है? नहीं, बदलाव तो काफ़ी हो रहा है लेकिन इस बदलाव की वजह से हमारे जो पारंपरिक जो आचार विचार है उसका भी क्षरण हो रहा है। लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में या कुछ समय के बाद हम पुनः अपने पुरानी परंपराओं को आत्मसात करेंगे जिस तरह आज पाश्चात्य देशों में हो रहा है। जैसे आप तो पांडित्य परंपरा के पुरोधा हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी एकता है ये हमारे राष्ट्र की प्रगति का मूल कारण है और इन फ्यूचर बना रहेगा? भविष्य में भी ये राष्ट्र क्या हो सकता है आगे? ये राष्ट्रीय एकता ये अक्षुण्ण है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब में, सभी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है, राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना है और जो यही राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है। और आने वाले समय में जो है कि इसका कभी कोई क्षरण नहीं होगा, क्षरण हो सकता है लेकिन ये मिट नहीं सकता है और इसमें जो है कि और ये एक आधार बनेगा, हमारी प्रगति का, ये बना रहे, हमारी आर्थिक समृद्धि का प्रगति बनेगा, आर्थिक समृद्धि का आधार। ठीक है मणि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।